दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन। कई कालजयी फिल्मों के रहे हिस्सा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना, प्रशंसकों में शोक। मुख्यमंत्री ने दुमका अंतर्गत निर्माणाधीन मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का किया निरीक्षण। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। बाबूलाल ने राज्य में स्कूली शिक्षा की स्थिति पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री को सक्षम मंत्री को प्रभार सौंपने की नसीहत। भाजपा ने एसआईआर के मुद्दे पर इरफान को बयान पर घेरा। और रांची के एनयूआरएल में कल से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। संविधान के 75 वर्षों की यात्रा और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में होगी चर्चा। मुख्य न्यायाधीश का की नोट एड्रेस। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। धर्मेंद्र ने करीब 300 फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वे कई कालजयी फिल्मों के हिस्सा रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनके निधन पर संवेदना जताई है। उनके प्रशंसकों में भी शोक की लहर है। शोले धर्मेंद्र अभिनीत कालजयी फिल्मों में से एक रही। इसमें जय और बीरू के किरदार को आज भी लोग दोस्ती की अमर कहानी के तौर पर याद करते हैं। इस फिल्म में एक मोटरसाइकिल पर ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे गीत को फिल्माने में 21 दिन का समय लगा था। यह आइकॉनिक मोटरसाइकिल मूल रूप से ब्रिटिश सेना के लिए डिज़ाइन की गई थी। यह बाइक अब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में प्रदर्शित होकर दर्शकों को दोस्ती और भारतीय सिनेमा की अमिट विरासत का प्रतीक बनकर आकर्षित कर रही है। शोले फिल्म की ओरिजिनल मोटरसाइकिल 1942 BSA WM20। ये वही मशहूर मोटरसाइकिल है जिस पर जय वीरू ने अमर दोस्ती की मिसाल पेश की थी। फिल्म शोले की प्रतिष्ठित गीत श्रृंखला ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे इसी बाइक पर शूट की गई थी। 5 मिनट के इस गीत को फिल्माने में पूरे 21 दिन लगे थे। BSA WM20 ब्रिटेन की युद्धकालीन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सैन्य मोटरसाइकिल रही। इसका उत्पादन पहली बार 1937 में शुरू हुआ और 1950 के दशक के अंत तक जारी रहा। इस मॉडल में W का अर्थ है युद्ध के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई मशीन। आज यह मूल प्रतिष्ठित बाइक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई है और दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गई है। दोस्ती, साहस और भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का प्रतीक जय और वीरू की अमर दोस्ती को समर्पित ये दंडात्मक मोटरसाइकिल अब भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी 1975 में थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका जिला अंतर्गत रानेश्वर प्रखंड के मुरगुनी में सिद्धेश्वरी नदी पर निर्माणाधीन मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के बाकी बचे कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इस परियोजना से क्षेत्र में कृषि कार्यों को नया आयाम मिलेगा। इस मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के जरिए मसलिया प्रखंड के 15 पंचायत और रानेश्वर प्रखंड के 4 पंचायती अंतर्गत आने वाले 226 गांव के 22,283 हेक्टेयर भूमि में भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पटवन की सुविधा उपलब्ध होगी। श्री सोरेन ने बताया कि इससे जहां एक बड़े इलाके में पटवन की सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं नदी में ज़्यादा पानी होने पर उसे तालाबों और जलाशयों में भी डाइवर्ट किया जा सकेगा।
इसके चालू होने से यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने आज दुमका के सिद्धो कान्हू एयरपोर्ट परिसर में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही नियुक्ति पत्र और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य के युवा शक्ति के कंधे पर झारखंड को संवारने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। सिद्धो कान्हू एयरपोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा अब केवल जहाज में बैठेंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें उड़ाएंगे भी। सीएम ने कहा कि सरकार पहले चरण में 30 में से 15 युवाओं के कॉमर्शियल पायलट प्रशिक्षण का पूरा खर्च उठाएगी। हमने कई बार ये महसूस किया कि कई नौजवान पायलट बनना चाहता है, कई नौजवान हवाई जहाज का इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन देश में कोई विश्वसनीय संस्था न होने की वजह से कई बार हमारे इस राज्य के नौजवानों को, एक नहीं, दो नहीं, हजारों नौजवानों को धोखा खाना पड़ा, उनके पैसे डूब गए और वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हुए। पहले चरण में आज हम लोग इस संस्था के द्वारा लगभग 30 नौजवानों को पायलट का ट्रेनिंग देंगे और उसमें से 15 नौजवान राज्य सरकार के द्वारा पूरा उसका जो आर्थिक बोझ है वो राज्य सरकार उठाएगी और उसको पायलट बना करके ट्रेन करके अपने पैरों पर खड़ा करेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराते हुए विपक्ष पर हमला बोला तथा कहा कि मौजूदा सरकार जो कहती है वो करती है। हमारे विरोधियों ने मुझे जेल में भी डाल दिया और हमारे विरोधियों ने इस कार्यक्रम को, इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के बजाय इसको बंद डब्बे में डाल दिया। कई लोग जो इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के घोर विरोधी लोग हैं, उनके आने वाली पीढ़ी शिक्षित ना हो, अपने पैरों पर ना खड़ा हो, इसीलिए ऐसे संस्थाओं को इन लोगों ने निरंकुश करने का काम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, नियुक्ति पत्र और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मौके पर सांसद नलिन सोरेन, विधायक बसंत सोरेन और प्रदीप यादव समेत कई गणमान्य और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य के मंत्री सुदीव्य कुमार ने आज गिरिडीह जिला अंतर्गत पीरटांड स्थित सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षित मातृत्व अभियान तथा टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। श्री कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ तस्वीरें साझा कर अभियान के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में एएनएम और सहिया बहनों की भूमिका और योगदान को सराहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कथित खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी कक्षा की परीक्षा नहीं हो पाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत दी कि अगर विभाग सही तरह से नहीं चला पा रहे तो किसी सक्षम मंत्री को
उसकी जिम्मेदारी सौंप दे। एसआईआर के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री सह कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के बयान की भाजपा ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने इरफान अंसारी पर इस मामले में तीखा हमला बोला है। हमें लगता है कि एक चुनी हुई सरकार और एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ इस तरीके से लोगों को हिंसा के लिए भड़काना ही जिहादी मानसिकता है और इसलिए वर्तमान में इरफान अंसारी झारखंड के जिहादी सोच के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। झारखंड के विधायकों के लिए एमएलए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। यहाँ के आवास सभी विधायकों को अलॉट भी कर दिए गए हैं और कई माननीय सुविधानुसार गृह प्रवेश भी कर रहे हैं। यह परिसर 45 एकड़ में बना है। इसमें 70 विधायकों के लिए आवास है, जबकि 11 मंत्री आवास स्मार्ट सिटी क्षेत्र में पहले ही बनाया जा चुका है। इस परिसर में क्लब हाउस, ऑडिटोरियम, डिस्पेंसरी, स्विमिंग पूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और खेल ग्राउंड समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में होने वाली जनगणना 2027 को ध्यान में रखते हुए एक अहम निर्देश जारी किया है। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक झारखंड की किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमा में अब बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि जनगणना के दौरान सीमा परिवर्तन से डेटा संग्रह में दिक्कतें आती हैं, इसलिए यह कदम जरूरी है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर भव्य केसरिया ध्वज स्थापित करेंगे। सूर्यदेव और कोविदार वृक्ष के सुशोभित यह विशाल ध्वज केवल परंपरा नहीं, सनातन और राष्ट्र गौरव का अद्वितीय प्रतीक है। विशेष फैब्रिक से निर्मित यह ध्वज तेज हवाओं, धूप और बारिश में अडिग रहेगा। जब यह ध्वज रामलला के शिखर पर लहराएगा, तब संपूर्ण भारत में सनातन की दिव्य ऊर्जा नई शक्ति के साथ प्रवाहित होगी। 25 नवंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य ध्वजारोहण करेंगे। यह केसरिया ध्वज कोई साधारण नहीं है। इस ध्वज के केंद्र में विराज रहे हैं सूर्यदेव, ओम और कोविदार वृक्ष, जो भगवान राम के सूर्यवंश और अयोध्या की परंपरा के प्रतीक हैं। यह ध्वज 11 फीट चौड़ा, 22 फीट लंबा और इसका वजन लगभग 2.5 किलो है। यह इतना विशाल है कि 4 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगा। 161 फीट ऊंचे शिखर पर 30 फीट का ध्वज दंड, यानी धरती से कुल 191 फीट की ऊंचाई पर यह ध्वज लहराएगा। और हाँ, अहमदाबाद के कारीगरों ने इसे विशेष नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया है, जो कि तेज धूप, भारी बारिश और आंधी की हवाओं में भी खराब नहीं होता। ध्वज पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर है, जो नमी, गर्मी और तापमान के बदलाव से इसे सुरक्षित रखती है। यह ध्वज 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को सहने की क्षमता रखता है। इसके लिए नई रस्सी कानपुर से मंगाई गई है, जो स्टेनलेस स्टील कोर और सिंथेटिक नायलॉन फाइबर से बनी है। ध्वज पर अंकित कोविदार वृक्ष कचनेर की प्रजाति है, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि औषधीय महत्व भी रखता है और कई हर्बल दवाओं में भी उपयोग होता है। मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित करना मात्र परंपरा नहीं, यह दैवीय शक्ति की उपस्थिति, संरक्षण और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है, क्योंकि ध्वज के बिना कोई भी मंदिर पूर्ण नहीं माना जाता। जब यह ध्वज रामलला के शिखर पर लहराएगा, तो अयोध्या से समूचे राष्ट्र में सनातन की दिव्य ऊर्जा भी प्रवाहित होगी। यही है रामनगरी की नई अखंड आस्था। बिहार विधानसभा में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद आज बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की।
इस दौरान उन्होंने झारखंड में एसआईआर को लेकर दिए गए बयान पर इरफान अंसारी पर जोरदार हमला बोला। मतदाता सूची का शुद्धिकरण और एसआईआर में जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है, क्या उनका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए? जनता जानना चाहती है कि एसआईआर का अगर आप विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भारतीय संविधान और कानून से अलग अपने आप को मानते हैं। रांची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL में कल से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान होंगे और उनका की नोट एड्रेस होगा। भारतीय संविधान के 75 वर्षों की यात्रा पर कंपेटरी रिफ्लेक्शन एंड फ्यूचर डायरेक्शन विषय पर इस सेमिनार का आयोजन हो रहा है। सेमिनार के दौरान पूर्व विद्यार्थियों को विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। मौके पर CCL के CSR के तहत पोषित राइट टू लाइवलीहुड, न्याय सेतु और विधिक शिक्षा से जुड़ी परियोजना का भी लोकार्पण होगा। इस मौके पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद समेत अन्य गणमान्य लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। National seminar to celebrate 75 years of the Constitution of India. So our university is also organizing various programs like debate competitions, essay competition, making awareness among the people in the state of Jharkhand with regarding to constitutional rights. हजारीबाग का आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश के नव निर्माण में अहम योगदान रहा है। जिले के प्रथम सांसद स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह और एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय KB सहाय ने भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण दोनों में हजारीबाग ने देश को अमूल्य योगदान दिए। हजारीबाग के प्रथम सांसद स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह और एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय KB सहाय भारतीय संविधान सभा के सम्मानित सदस्य रहे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में दोनों नेताओं ने सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाई। पहले क्या होगा इस चीज को भांप लिए थे, कितनी दूरदृष्टि थी, लेकिन जो संविधान बना उसका कितना आज सही में प्रयोग हो रहा है, ये न देख करके काफी दुख होता है। गौरव तो होता ही है, उनके भाषणों को पढ़ते हैं, अखबारों में चर्चा होती है, प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुखारबिंद से इसकी चर्चा की थी, तो काफी अच्छा लगा था। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद सिंह, जो स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह के पोते हैं, बताते हैं कि संविधान सभा में ही बाबू राम नारायण सिंह ने सुझाव दिया था कि देश के प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक और अधिकारियों को लोक सेवक कहा जाए, ताकि राजतंत्र की भावना लोकतंत्र पर हावी न हो। उन्होंने मंत्रिमंडल को सेवक मंडल का नाम देने की भी बात कही थी। हजारीबाग से तो संविधान निर्माताओं में छोटानागपुर केसरी के नाम से प्रख्यात हैं बाबू राम नारायण सिंह, उनका योगदान रहा है। और यहाँ के KB सहाय भी हजारीबाग से थे, जो कि बाद में मुख्यमंत्री बने थे, उनका भी संविधान के निर्माण में बहुत योगदान रहा है। और ये हजारीबाग उन्हीं लोगों के चलते हजारीबाग का जो इतिहास है वो गौरवशाली है। दिसंबर 2019 में बरही की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी थी। प्रधानमंत्री ने उनकी आज़ादी की लड़ाई और संविधान निर्माण में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालते हुए हजारीबाग की धरती को नमन किया था। इसी धरती ने देश को बाबू राम नारायण सिंह जैसा सेनानी भी दिया, जिन्होंने संविधान निर्माण में तो अपना योगदान दिया ही,
एक देश एक विधान के लिए समर्पण भाव से काम किया। हजारीबाग के लोग आज गर्व महसूस करते हैं कि जिले की दो विभूतियां बाबू राम नारायण सिंह और केबी सहाय संविधान सभा के सदस्य रहे। उनकी दृष्टि, विचार और सुझाव आज भी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। संविधान भारत की विविधता, समानता और धर्मनिरपेक्षता का जीवंत प्रमाण है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। और अब मौसम समाचार। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। उसके बाद इसमें धीरे धीरे फिर से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि के आसार हैं। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रविकांत। झारखंड में मौसम बदलेगा। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में बन रहे गहरे निम्न दबाव के कारण राज्य में बादल छाने लगेंगे और बारिश होने की संभावना है। मुख्य बातें क्या है? 29 नवंबर से बादल छाए रहेंगे। उसके बाद कई जिलों में बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरा और उस हल्का बादल रहेगा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव आगे चलकर चक्रवात का रूप ले सकता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो झारखंड में 29 नवंबर के बाद मौसम में बड़ा बदलाव दिखेगा और बारिश की अच्छी संभावना बनी हुई है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ डीडी न्यूज रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। देवघर के प्रचलित व्यंजन अट्ठे मटन को अब नई पहचान मिलने जा रही है। नाबार्ड की ओर से जीआई टैगिंग के लिए केंद्र सरकार को अट्ठे मटन का प्रस्ताव भेजा गया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा नगरी देवघर में लोग खाने के काफी शौकीन हैं और यहाँ कई तरह के व्यंजन प्रचलित हैं, लेकिन इन सभी में अट्ठे मटन की बात ही अलग है। अब इस अट्ठे मटन को नई पहचान मिलने जा रही है। नाबार्ड ने जीआई टैगिंग के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बिना लहसुन प्याज का बनाया जाने वाला यह मटन जायकेदार होता है। देवघर का अट्ठे जो है
ये बहुत फेमस है और ये ऐसा टेस्ट है इसका जो कि एक मतलब खाने के बाद एक बहुत तृप्ति मिलती है। मिट्टी के बर्तन में परोसा जाने वाला अट्ठे मटन बनाने में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि शुद्ध देसी घी में पकाया जाता है। बीते दिन केंद्रीय टीम जब देवघर पहुंची तो इसके जीआई टैगिंग की अनुशंसा की। इसे लेकर अट्ठे मटन दुकानदारों में खुशी देखी जा रही है। जो अट्ठे जो है ये मेरा ही देन है, मैं ही शुरुआत किया हूँ। इससे हमारे बाबूजी 1950 में अट्ठे चालू किए थे, लेकिन उतना हाईलाइट नहीं हुआ। मैंने 2006 में चालू किया है और अट्ठे जो मिट्टी के बर्तन में हम सर्व करते हैं, जिसके लिए तो एक अलग सोनापन। इसमें लहसुन और प्याज नहीं पड़ता, न लहसुन पड़ता न प्याज पड़ता, और लोहे की कढ़ाई में इसको हम लोग देसी घी में बनाते हैं। इसमें 2 से 2.5 घंटा 2 से 2.5 घंटा समय लगता है और बनने के बाद इसमें 1 बूंद पानी पड़ता है, न प्याज पड़ता है, न लहसुन पड़ता है। अट्ठे मटन को जीआई टैगिंग मिलने से देवघर को एक और प्रसिद्धि मिल जाएगी। वहीं अट्ठे मटन विक्रेताओं को भी अलग पहचान मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की 89 वर्ष की आयु में निधन। कई कालजयी फिल्मों के रहे हिस्सा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना, प्रशंसकों में शोक। मुख्यमंत्री ने दुमका अंतर्गत निर्माणाधीन मसलिया रानेश्वर मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना का किया निरीक्षण। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। बाबूलाल ने राज्य में स्कूली शिक्षा की स्थिति पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री को सक्षम मंत्री को प्रभार सौंपने की नसीहत। भाजपा ने एसआईआर के मुद्दे पर इरफान को बयान पर घेरा। और रांची के एनयूएसआरएल में कल से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार, संविधान के 75 वर्षों की यात्रा और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में होगी चर्चा। मुख्य न्यायाधीश का की नोट एड्रेस।